आज है अहोई अष्टमी, जिस दिन हर माँ अपनी संतान के लिए प्रार्थना करती है। इस पावन अवसर पर हम आपको सुना रहे हैं हिंदी सिनेमा की मदर इंडिया नरगिस के जीवन से जुड़ी कहानियाँ। रेडियो के नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में सिर्फ 92.7 बिग FM पर। स्वागत एंड वेलकम टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। मेहरबान दोस्तों, आज के सुहाने सफर में जो अफसाने मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उनमें से एक अफसाना है ग्रेट नरगिस जी की भतीजी जाहिदा का। वो जिस तेजी से हिंदी फिल्मों में आई, उसी तेजी से हिंदी फिल्मों से बाहर हो गई। इसके अलावा बताऊंगा उस बच्चे के बारे में जो फिल्मों के सेट पर चाय पिलाया करता था, स्पॉट बॉय था। अचानक उस पर नजर पड़ी नरगिस जी की। उसके बाद क्या हुआ उस बच्चे का? कौन था ये बच्चा? कैसे चाय पिलाने वाले बच्चे के दिन फिर गए? और बताऊंगा कि क्या कारण था साड़ियों की शौकीन नरगिस जी अपने पति सुनील दत्त साहब की लाई हुई साड़ियों को नहीं पहनती थी। आज बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो बड़ी मसालेदार हो सकती है। नरगिस जी फिल्मी दुनिया की उठक पटक, पॉलिटिक्स, इनसिक्योरिटी से अच्छी तरह से वाकिफ थीं। इसीलिए वो नहीं चाहती थीं कि उनकी फैमिली की कोई और लड़की फिल्मों में काम करे। इसीलिए जब उनकी नीस भतीजी जाहिदा को फिल्म कांच की गुड़िया के लिए रोल ऑफर हुआ तो नरगिस जी ने परमिशन नहीं दी। लेकिन इस घटना के कुछ वक्त बाद जब देवानंद ने जाहिदा को प्रेम पुजारी में रोल ऑफर किया तो नरगिस जी इस बार इनकार नहीं कर पाईं और इस तरह जाहिदा बन गई देवानंद की फिल्म प्रेम पुजारी की हीरोइन। अब ये जाहिदा जी बहुत सारी फिल्में, बड़े बड़े बैनर्स की फिल्में करने के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री से कैसे आउट हो गई, इस पर जरा गौर फरमाइए। 1970 में बनी प्रेम पुजारी के बाद जाहिदा जी ने देव साहब की एक और फिल्म में काम किया और नाम था गैम्बलर, और साथ ही अनोखी रात और प्रभात जैसी हिट फिल्मों में भी काम किया। इन्हीं देवानंद साहब ने जाहिदा को BR चोपड़ा की फिल्म दास्तान में काम करने से रोक दिया, क्योंकि देव साहब जाहिदा जी को अगली फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में लेना चाहते थे। इस तरह BR चोपड़ा और उनके ग्रुप के दूसरे लोगों के सामने जाहिदा की इमेज हो गई खराब। इसके बाद जाहिदा ने फिल्म लाल पत्थर करने के लिए ये शर्त रख डाली कि वो राखी से सीनियर हैं और क्रेडिट टाइटल्स में उनका नाम राखी से पहले आना चाहिए। ये बात प्रोड्यूसर को नागवार गुजरी, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं हुई ये कंडीशन टर्म। तो प्रोड्यूसर ने जाहिदा को फिल्म से निकाल डाला और इस तरह जाहिदा जी के एटीट्यूड को लेकर नेगेटिव पब्लिसिटी फिल्म इंडस्ट्री में शुरू हो गई। मतलब अफवाह फैल गई, नखरे बहुत हैं, एटीट्यूड है। और आयरनी देखिए कि इन्हीं अफवाहों की वजह से खुद देवानंद ने भी जाहिदा को फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में लेने का इरादा खारिज कर दिया और जाहिदा जी की जगह आ गई जीनत अमान। इस सारे घटनाक्रम का नतीजा यह हुआ कि जाहिदा जी का फिल्मी प्रोफेशनल करियर जितनी तेजी के साथ शुरू हुआ, विद इन 5 years, सिर्फ 5 साल में ही उतनी ही तेजी के साथ अस्त भी हो गया, खत्म हो गया। 1975 में बनी नीलिमा जाहिदा जी की आखिरी फिल्म थी। उसके बाद वो कभी किसी फिल्म में नजर नहीं आई, लेकिन यादों में हैं, उनके ऊपर पिक्चराइज ढेर सारे गाने हैं। वापस आकर बताऊंगा उस बच्चे के बारे में जो फिल्मों के सेट पर चाय पिलाया करता था, स्पॉट बॉय था। अचानक उस पर नजर पड़ी नरगिस जी की। उसके बाद क्या हुआ उस बच्चे का? कौन था ये बच्चा? कैसे चाय पिलाने वाले बच्चे के दिन फिर गए? जानने के लिए सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। आज है अहोई अष्टमी, जिस दिन हर माँ अपनी संतान के लिए प्रार्थना करती है।
इस पावन अवसर पर हम आपको सुना रहे हैं हिंदी सिनेमा की मदर इंडिया नरगिस के जीवन से जुड़ी कहानियाँ रेडियो के नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में सिर्फ 92.7 बिग FM पर। बात तकरीबन 1952 की होगी। नरगिस जी फिल्म जोगन की शूटिंग में जुटी थी। एक दिन शूट के दौरान बच्चा, बड़ा मासूम सा बच्चा, मेकअप रूम में चाय लेकर आया, लेकिन रूम में एंटर करने से पहले बड़ी शालीनता के साथ, बड़े अखलाक के साथ, बड़े तमीज के साथ, तहजीब के साथ उसने कहा, मे आई कम इन मैडम। नरगिस जी ने कहा कम इन। अब जब नरगिस जी ने इसको देखा तो क्या देखती हैं कि छोटा सा बच्चा है, मासूम सा बच्चा है। बच्चे तो वैसे सभी मासूम होते हैं। नरगिस जी ताज्जुब में पड़ गई कि एक चाय पिलाने वाला बच्चा, स्पॉट बॉय, इतने ज़हीन तरीके से बात कर रहा है, इतने तहजीब के साथ पेश आ रहा है, इंग्लिश में बात कर रहा है। नरगिस ने बातों बातों में उससे पूछ डाला, नाम क्या है, कहाँ रहते हो? तो बच्चे ने बताया कि मेरा नाम रोशनलाल शर्मा है, लेकिन सब लोग यहाँ सेट पर उसे बाबू बाबू बुलाते हैं। नरगिस जी के मन में और जिज्ञासा हुई। नरगिस जी ने और जानना चाहा इस बच्चे रोशनलाल शर्मा उर्फ बाबू के बारे में। तो बच्चे ने यह भी बताया कि वो घर से भागकर आया है फिल्मों में काम करने के लिए। चाय की दुकान पर काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा है। नरगिस जी इस बच्चे की बातें सुनकर, इसकी स्पिरिट देखकर बहुत प्रभावित हुई, बहुत इंप्रेस हुई। जब ये बच्चा नरगिस जी के मेकअप रूम से बाहर निकला तो उसने अपनी नौकरी की अर्जी उर्दू में लिखकर नरगिस जी के ड्राइवर कासिम को दे दी। यही इंस्ट्रक्शन नरगिस जी ने उस बच्चे को दिए थे। ये अर्जी बेहतरीन उर्दू में लिखी गई थी। नरगिस जी ने भी जब ये एप्लीकेशन देखी तो और इम्प्रेस हो गई। दूसरे ही दिन उन्होंने इस बच्चे को मिलवाया डायरेक्टर लेख टंडन से और कहा, इसे नौकरी दे दो, ये बाबू है, इसे नौकरी दे दो। लेख जी के पास उस वक्त बाबू के लिए कोई काम नहीं था, तो उन्होंने बाबू को भेज दिया के आसिफ के पास। बैड लक के आसिफ के पास भी कुछ काम नहीं था। इधर उधर आने जाने के चक्कर में चाय की दुकान वाला मालिक बहुत नाराज हो गया और उसने बाबू को नौकरी से निकाल दिया। बाबू परेशान होकर फिर नरगिस जी के पास पहुंच गया। उसने कहा कि मैम, मैं ना तो घर का रहा ना घाट का, अब आप कुछ मदद कीजिए। नरगिस जी ने बाबू की दुख भरी दास्तान सुनकर और ये अफसोस जताकर कि जो हाथ में नौकरी थी वो भी चली गई, तब नरगिस जी ने इस बात को और सीरियसली लिया और उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूं। नरगिस जी इस बच्चे बाबू को लेकर गईं फिल्म छोटी भाभी के मुहूर्त पर और वहां गीतकार कमर जलालाबादी से बाबू का परिचय करवाया। कमर जलालाबादी साहब ने फौरन 40 रुपए माहवार पर बाबू को एज एन असिस्टेंट अपने पास रख लिया और इस तरह शुरू हो गया बाबू का फिल्मी दुनिया का सफर। बाबू ने अपनी प्रतिभा से, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से, अपने कमिटमेंट से ऐसा मन मोहा कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री की नजरों में चढ़ गया है बाबू। और एक चाय पिलाने वाला बच्चा जिसे सब लोग बाबू कहते थे, यही आगे चलकर अपनी प्रतिभा के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर बन गया मशहूर लेखक और निर्देशक BR इशारा। जोरदार तालियां बाबूदा के लिए। बाबूदा को क्रेडिट जाता है फिल्मों में लाए क्रिकेटर सलीम दुर्रानी को, परवीन बॉबी को, म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी को भी लाने का क्रेडिट बाबूदा को जाता है। विजय अरोरा, डैनी डेंगजोंगपा, रीना रॉय, शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी, राज किरण, रजा मुराद, न जाने कितने लोगों को स्क्रीन पर लाकर खड़ा किया। ऐसे थे हमारे बाबूदा। जोरदार तालियां, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं बाबूदा को। वी मिस यू बाबूदा एंड वी लव यू। क्या कारण था साड़ियों की शौकीन नरगिस जी अपने पति सुनील दत्त साहब की लाई हुई साड़ियों को नहीं पहनती थी? वापस आकर बताऊंगा। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। आज है अहोई अष्टमी, जिस दिन हर माँ अपनी संतान के लिए प्रार्थना करती है।
इस पावन अवसर पर हम आपको सुना रहे हैं हिंदी सिनेमा की मदर इंडिया नरगिस के जीवन से जुड़ी कहानियाँ। रेडियो के नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में सिर्फ 92.7 बिग FM पर। बात महान अदाकारा, महान एक्ट्रेस, सोशल एक्टिविस्ट नरगिस जी की। साड़ियों का बेहद शौक था। हिंदुस्तान की हर जगह की साड़ी उनके पास मौजूद रहती थी, वो कांजीबरम की हो कि चंदेरी की हो। शादी के बाद उनके पति सुनील दत्त साहब को जब ये पता चला कि वह बीवी बड़ी पैशनेट है, तो वो भी इस बात का ध्यान रखते थे और जब कहीं भी बाहर शूटिंग पर जाते तो वापस घर आते वक्त बीवी के लिए साड़ी का तोहफा लाना नहीं भूलते थे। तो नरगिस जी भी खिल जाया करती थी और दत्त साहब पत्नी के खुश होने के ऊपर खुद बहुत उत्साहित हो जाते थे। ये दत्त साहब का साड़ी खरीदना और खरीद कर अपनी पत्नी को तोहफा देना, ये सिलसिला जारी रहा। मगर एक दिन नरगिस जी को तैयार होते देख उन्हें याद आया कि यार मैं इतनी सैकड़ों साड़ियां लाया हूं, लेकिन मेरी बीवी ने मेरी लाई हुई साड़ी नहीं पहनी है। शुरुआत में तो उन्होंने इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, मगर कॉन्शियसली नोटिस करने पर उन्हें यकीन हो गया कि वाकई उनकी बीवी नरगिस उनकी लाई हुई साड़ियों में से एक भी नहीं पहनती है। अब सब्र का पैमाना छलक गया और एक दिन मौका देखकर उन्होंने पूछ ही लिया कि तुम मेरी लाई हुई साड़ियों को लेकर खुशी तो बहुत जाहिर करती हो, मगर मैंने तुम्हें कभी भी उन साड़ियों में से कोई भी साड़ी पहने हुए नहीं देखा है। नरगिस जी ने जब यह सुना तो बात को टालने की कोशिश की उन्होंने, मगर जब दत्त साहब अड़ गए तो उन्होंने राज का खुलासा कर ही दिया। हुआ यूं कि जब भी सुनील दत्त साहब साड़ी लेकर आते थे तो वो किसी न किसी वजह से नरगिस जी की चॉइस की साड़ी होती ही नहीं थी। तो जब भी साड़ी लेकर आते थे वो साड़ी उनकी पसंद की होती नहीं थी। कभी कलर का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, कभी पैटर्न ठीक नहीं है, कभी डिजाइन ठीक नहीं है। लेकिन जब वो देखती थी कि हस्बैंड इतने प्यार से साड़ी लाए हैं तो वो रख लिया करती थी। ये कलेक्शन था उनका जिसका इस्तेमाल नरगिस जी कभी नहीं करती थी। जैसे ही दत्त साहब को पता पड़ा कि यार पत्नी की पसंद ना होने के बावजूद मेरी बीवी ने सारी साड़ियां संभाल के रखी हुई हैं, तो असमंजस में पड़ गए और उन्होंने कहा कि अगर तुम पहले ही मुझे बताती तो मैं कोशिश करता कि तुम्हारी पसंद और मेरी पसंद एक हो। मैंने सोचा ये खूबसूरत सा मियाँ बीवी के बीच का किस्सा आपके साथ शेयर कर लूं, क्योंकि ये पत्नी के लिए जो तोहफा है, पत्नी को समझना बहुत ज़रूरी बात होती है। और ख़ासकर करवा चौथ के दिन, हिंदू औरतें करवा चौथ के, ये करवा चौथ के दिन जो है, ये जो पत्नी होती है भूखी शेरनी की तरह होती है, आप समझे। तो बहुत सोच समझ के इसके सामने जाना, समझे आप। और उसकी पसंद को अगर आप समझ सकें तो थोड़ा सा गृहस्थी की गाड़ी स्मूथली चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चांसेस मैं देखा, गारंटी किसी चीज की नहीं है, गारंटी किसी चीज की नहीं है। किस बात पर नरगिस जी ने शम्मी कपूर से कहा कि शम्मी अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं तुम्हें एक किस दूंगी। नरगिस और शम्मी कपूर को किस, ये किस्सा बताऊंगा वापस लौटकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आज है अहोई अष्टमी, जिस दिन हर माँ अपनी संतान के लिए प्रार्थना करती है। इस पावन अवसर पर हम आपको सुना रहे हैं हिंदी सिनेमा की मदर इंडिया नरगिस के जीवन से जुड़ी कहानियाँ। रेडियो के नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में सिर्फ 92.7 बिग FM पर। बात ग्रेट अदाकारा नरगिस जी की। बात उन दिनों की है जब राज कपूर आवारा की प्लानिंग कर रहे थे और हीरोइन के लिए नरगिस जी को ही लेना चाहते थे। नरगिस की जोड़ी राज कपूर के साथ बहुत पॉपुलर थी, हिट थी, और वो उनके साथ आग, अंदाज और बरसात में काम कर चुकी थी। लेकिन राज कपूर और नरगिस के अफेयर की खबरें और अफवाहों की वजह से नरगिस जी के परिवार ने नरगिस को यह फिल्म करने से मना कर दिया। नरगिस एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। शूटिंग देखने के लिए
राज कपूर के भाई शम्मी कपूर आए हुए थे। ये वो वक्त था जब शम्मी कपूर ने फिल्मों में काम करना शुरू नहीं किया था। शम्मी कपूर नरगिस से मिलने जब उनके मेकअप रूम में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि नरगिस रो रही हैं। शम्मी ने पूछा क्या हो गया। नरगिस जी ने अपने मन की बात बता दी कि वो राज कपूर के साथ आवारा करना चाहती हैं, मगर घर वाले नहीं मान रहे, पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है और उन्हें आवारा करनी है। शम्मी कपूर ने चुप कराने की बहुत कोशिश की, दिलासा देने की कोशिश की, मत रोइए, सब ठीक हो जाएगा। शम्मी कपूर ने जो ढाढ़स बंधाया उसे सुनकर नरगिस ने कहा कि तुम प्लीज मेरे लिए दुआ करना कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। शम्मी जी ने भी वादा किया कि मैं जरूर प्रार्थना करूंगा कि आपकी मुराद ऊपर वाला जरूर पूरी करे। नरगिस ने कहा कि शम्मी, अगर मेरी ये मुराद इच्छा पूरी हो गई तो सचमुच मैं तुम्हें एक किस दूंगी। शम्मी भी नाइविटी के साथ बोले, आप चिंता मत कीजिए, आपकी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। बात आई गई हो गई। अब इत्तेफाक देखिए कि इस घटना के कुछ अरसे के बाद किस्मत ने पलटा खाया और फिल्म आवारा में नरगिस की हो गई एंट्री। फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई और इत्तेफाक देखिए एक दिन आवारा फिल्म की शूटिंग के दौरान शम्मी कपूर पहुंच गए सेट पर नरगिस जी से मिलने। सेट पर शम्मी को आया देख नरगिस को वो किस वाली बात याद आ गई और वहां से भागी। उन्हें भागता देख शम्मी कपूर भी पीछे भागे। भागते भागते नरगिस बोल रही थी कि नो, मैं तुम्हें किस नहीं करने वाली, और भड़बड़ाते हुए वो अपने मेकअप रूम में घुस गई और अंदर से लॉक कर लिया। नरगिस जी घबरा गई थी क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जो उन्होंने वादा किया था वो कैसे पूरा करें। और अंदर अपने मेकअप रूम से वो चिल्ला रही थी, कुछ नहीं, तुम कुछ और मुझसे मांग लो, वो तुम्हें मिल जाएगा, मैं किस नहीं देने वाली। इस पर शम्मी कपूर बोले, मैं आपसे कुछ और ही मांग रहा था, आप खामखाए किसके चक्कर में मुझे यहां तक भगा के ले आई हो, आपने सोच में कैसे लिया कि मैं किस मांगने आया हूं। अब चौंकने की बारी नरगिस की थी। अंदर से ही उन्होंने पूछा, पक्का तुम यहां किस लेने नहीं आए। इस पर फिर से शम्मी ने कहा, जी हां, मैं इसके लिए नहीं आया था, मैं तो आपसे एक ग्रामोफोन लेने आया था। अंदर कमरे में लॉक्ड नरगिस जी की सांस में सांस आई और वो अब अपने मेकअप रूम से बाहर आई। शूटिंग खत्म करने के बाद शम्मी कपूर को अपनी स्पोर्ट्स मॉडल, एक कार हुआ करती थी उनके पास, फोर्ट के HMV के स्टोर में ले गई और उनसे कहा कि जो भी ग्रामोफोन तुम्हें चाहिए वो पसंद कर लो। तब शम्मी कपूर ने एक किस के बदले एक लाल रंग का सुंदर सा ग्रामोफोन लिया और उसके बाद नरगिस जी ने रिदम हाउस से शम्मी कपूर को 20 रिकॉर्ड भी दिलवा दिए। एक से बढ़कर एक हिट फिल्में देने वाली नरगिस और राज कपूर की रोमांटिक जोड़ी का साथ सिर्फ 8 सालों का ही रहा। क्या वजह थी इनके अलग होने की, बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। आज है अहोई अष्टमी, जिस दिन हर माँ अपनी संतान के लिए प्रार्थना करती है। इस पावन अवसर पर हम आपको सुना रहे हैं हिंदी सिनेमा की मदर इंडिया नरगिस के जीवन से जुड़ी कहानियाँ। रेडियो के नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में सिर्फ 92.7 बिग FM पर। राज कपूर और नरगिस की जोड़ी, पहली बार ये जोड़ी सन 1948 में फिल्म आग में दिखी थी। पर्दे पर इस जोड़ी की केमिस्ट्री ने दर्शकों पर ऐसा जादू किया कि लोग दीवाने हो गए और इनकी फिल्मों का इंतजार करने लगे। फिल्म आग का निर्माण और निर्देशन भी राज कपूर ने ही किया था। फिल्म आग के बाद ये जोड़ी RK फिल्म्स की बरसात, आवारा, आह, श्री 420 और जागते रहो के अलावा दूसरे बैनर्स की फिल्म्स में भी कई बार नजर आई। राज कपूर रोमांटिक थे, नरगिस बहुत इमोशनल। सो निजी जिंदगी में भी दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में नरगिस की बहुत करीबी दोस्त नीलम ने बताया था कि 31 दिसंबर
1949 की रात राज कपूर ने नरगिस को मंगलसूत्र भी पहना दिया था। इस रिश्ते को लेकर नरगिस बेहद खुश थी, लेकिन कपूर खानदान में इस वाकये ने जबरदस्त भूचाल पैदा कर दिया था, क्योंकि राज कपूर शादीशुदा थे। वक्त गुजरा, वक्त बदला। नरगिस के सामने राज कपूर की शख्सियत के अलग अलग पहलू एक एक करके खुलने लगे। राज कपूर के साथ भले ही वो इमोशनली अटैच थीं, लेकिन इतना वो समझने लगी थीं कि राज कपूर के लिए सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है राज कपूर का करियर, और वो अपने रोमांटिक तरबियत का इस्तेमाल सिर्फ अपने नफे नुकसान को ध्यान में रखकर करते हैं। कहने का मतलब यह कि नरगिस को लगने लगा था कि राज कपूर खुद के करियर को आगे बढ़ाने के लिए नरगिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। राज कपूर से शादी की नरगिस की उम्मीदें खत्म हो चली थीं। जागते रहो इस जोड़ी की आखिरी फिल्म थी, जिसके बाद ये दोनों अलग हो गए। इनके आपसी रिश्तों में तलखी बहुत पहले से आ चुकी थी, लेकिन अलगाव की बुनियाद पड़ी साल 1955 में। दरअसल मद्रास के एवीएम स्टूडियो में चोरी चोरी फिल्म की शूटिंग के दौरान नरगिस की मौजूदगी में ही राज कपूर ने खुल्लम खुल्ला एक्ट्रेस पद्मिनी में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था, जो उन दिनों पास के फ्लोर पर किसी और फिल्म की शूटिंग कर रही थी। नरगिस और राज कपूर में इस बात पर जमकर झगड़ा हुआ, और अब तक बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर चुकी नरगिस ने राज कपूर से हमेशा के लिए अलग होने का फैसला कर लिया। बहुत दुखांत, जो हुआ बहुत ही दुखद था। आज है अहोई अष्टमी, जिस दिन हर माँ अपनी संतान के लिए प्रार्थना करती है। इस पावन अवसर पर हम आपको सुना रहे हैं हिंदी सिनेमा की मदर इंडिया नरगिस के जीवन से जुड़ी कहानियाँ, रेडियो के नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। किस तरह आरजे बलराज दत्त बन गए हीरो सुनील दत्त। जिन हीरोज के हीरोइंस के इन्होंने रेडियो सिलोन पे इंटरव्यू लिए, उनमें नरगिस भी शामिल थीं। इनके अच्छे व्यवहार और गुड लुक्स के चर्चे इनके रेडियो सिलोन में रहते हुए ही होने लगे थे। कुछ समय बाद ही 1955 में अपने जमाने के चर्चित डायरेक्टर रमेश सहगल ने इन्हें अपनी फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में उस वक्त की बहुत ही मशहूर हीरोइन नलिनी जयवंत के साथ साइन कर लिया एज ए हीरो, और बलराज दत्त को नया नाम दे दिया सुनील दत्त, क्योंकि एक बलराज यानी बलराज साहनी पहले से ही फिल्मों में मौजूद थे। इस फिल्म से बलराज से सुनील बने सुनील दत्त को पहचान तो मिली, पर सफलता नहीं मिली। सुनील दत्त ने सफलता का स्वाद चखा बीआर चोपड़ा की फिल्म एक ही रास्ता से, जिसमें इनके साथ थी मीना कुमारी और अशोक कुमार की हिट जोड़ी। लेकिन सुनील दत्त को स्टार बनाया 1957 में आई महबूब खान की मैग्नम ओपस फिल्म मदर इंडिया ने जी, जिसमें इन्होंने नरगिस और राजकुमार के छोटे मगर बिगड़ैल और गुस्सैल बिरजू की भूमिका को आत्मसात कर दिखाया। इस फिल्म में नरगिस के बाद यही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, और सुनील दत्त ने इस रोल को इस तरह जिया कि दर्शकों को सुनील दत्त कौन है पता हो या ना हो, पर बिरजू को पूरा हिंदुस्तान जानता था। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।